नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए अगर हम स्पीड की इस इक्वेशन को स्पीड ऑफ साउंड की इस इक्वेशन को रेफ़र करें, सो इसमें आप देखें ये गैमा आर और एम ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, सो वी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। बेसिकली टेम्परेचर का ये इंक्रीज़ जो है चूँकि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, मीडियम के। सो इस वजह से ये इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज़ स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, जो डिस्टरबेंस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इसमें जो नॉर्मली हमारे पास एक रिलेशन है वो ये है कि किसी भी हाई टेम्परेचर पर अगर आपको स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, सो उसके लिए आपको एक इक्वेशन दी जाती है वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। टी जो है ये रिस्पेक्टिव टेम्परेचर है जिस पे आप चेक करना चाहते हैं स्पीड की वैल्यू हायर टेम्परेचर। वी नॉट जो है दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़ाहिर है वी टी जो होगा ये स्पीड एट दैट हाई टेम्परेचर। सो लेट्स से हम इसमें कोई एक फ़र्ज़ी वैल्यू डाल दें कि हमें 1 डिग्री पर और 10 डिग्री पर क्या क्या रिज़ल्ट मिलता है। सो वी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये 332 मीटर पर सेकंड बनती है, ठीक है। सो दैट इज़ दी 332 प्लस 0.61 इंटू 1, और ये वाला जो रिज़ल्ट होगा 332 प्लस 0.61 इंटू 10, so that will be, in that case it will be 332.61 मीटर पर सेकंड। मतलब एक से डिग्री के इंक्रीज से सिर्फ और सिर्फ 0.61 का इंक्रीज़ आया है, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज से जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा दिस विल बी 0.6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 6.1, सो 338.1 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रहा है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो इस तरह से आप आसानी से इसकी वैल्यूज़ जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जो हम मेजरली यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है क्या ये? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक मीडियम है जो कि बिल्कुल साइलेंट है और यहाँ से एक वेव अप्रोच कर रही है, ठीक है, इसी तरह दूसरा मीडियम ये है, और बल्कि दूसरे मीडियम को नहीं लेते, इसी मीडियम को लेते हैं और इसी पर एक और दूसरी वेव भी आ रही है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये एक वेव जो है इसको डिस्टर्ब करने के लिए दोनों वेव्स ए और बी एट ए टाइम वर्कआउट कर रही हैं। अब अगर ये दोनों वेव्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है, कि ये इनका जो एम्पलीट्यूड है ये बिल्कुल एक दूसरे के टाइम लाइन के बराबर आता है, लाइक से आई कॉल इट एज y1 y1 y2 y2, तो जो रिज़ल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। सो जो हमारे पास रिज़ल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, इट विल बी द सम ऑफ y1 एंड y2। और ये नॉर्मल केसेस में ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है,
तो इसको आसानी से आप अगर हेड टू टेल रूल से भी सॉल्व करें तो आपको एक बड़ा वेक्टर मिलेगा। इसमें अगर ये ऐसा सिचुएशन आ गई कि आपको वेव्स की इंटरेक्शन इस तरह मिली कि ये एक वेव है और ये दूसरी वेव, ठीक है, तो इसमें आप देखें दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2, इसी तरह से ये y1 है और ये y2 है। सो दे आर ट्राइंग टू कैंसल आउट, और अगर ये बिल्कुल परफेक्टली y1 और y2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, सो यू विल ऑब्ज़र्व नथिंग एज ऑन द आउटपुट। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर ये एम्पलीट्यूड आपको 3 सेंटीमीटर मिल रहा है और ये 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है जो नीचे वाली वेव है, ये वाली। आई कॉल इट 1 एंड आई कॉल इट 2। सो इस तरह से आपको जो रिजल्टिंग वेव मिलेगी उसमें इस वाला थोड़ा सा पोर्शन आपको मिलेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से ये वाला एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा और इसका कुछ एम्पलीट्यूड बच जाएगा। सो इन दोनों केसेस में जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास अप्लाई होती है, दिस इज़ लाइक दिस। आपके पास जितने भी वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स को लें और ऐड करें। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम फेज़ में है, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अगर उनका फेज़ इनकी तरह एक दूसरे से आउट ऑफ फेज़ है तो आपको ये वाला रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट केस में हम आते हैं कि अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ बराबर हों और सेम डायरेक्शन हो, तब आपको जो बिहेवियर देखने को मिलता है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ थोड़ी बहुत बराबर हों, एग्जैक्टली बराबर ना हो, कुछ डिफरेंस हो, सेम डायरेक्शन आपको मिल रहा हो, तो जो मैकेनिज़्म या जो आउटपुट आपको मिलता है वो बीट्स की तरह होता है, ठीक है, लो एम्पलीट्यूड एंड हाई एम्पलीट्यूड। और अगर F1 इज़ इक्वल टू F2 दोनों एग्जैक्टली बराबर हों और अपोजिट डायरेक्शन हो, सो उस केस में हमें मिलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग आर स्टेशनरी वेव्स। इंटरफेरेंस में आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, उसके लिए पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होगा। m कैन बी 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए कंडीशन होगी m + हाफ लैम्डा। इससे आपको 0 लैम्डा 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह से नंबर्स मिलेंगे। यहाँ से आपको हाफ लैम्डा 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा 7/2 लैम्डा, ये चीज़ें, ये जब रेफरेंस मिलेंगे दोनों वेव्स के दरमियान, तो तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है ये स्टैटिक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आप किसी जगह पर खड़े हैं और वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी। आप अपनी लोकेशन चेंज कर दें और वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइम के साथ मिलेगी। लेकिन अगर आप बीट्स की तरफ आते हैं तो बीट्स जो हैं ये डायनामिक हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक ही जगह पर आप खड़े हैं तो बिल्कुल आवाज़ इस तरह आएगी वाव 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 वाव, जिसमें आपको एम्पलीट्यूड में इंक्रीज़ भी मिलेगा, डिक्रीज़ भी मिलेगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल पैटर्न आपके पास बनता है इस तरह होता है बीट्स का।
सो आपको हाई एम्पलीट्यूड मिलता है, फिर लो एम्पलीट्यूड, और इस हाई और लो एम्पलीट्यूड के कम्बिनेशन से आपको एक बीट मिलती है। ठीक है। सो ये एक रिपीटेटिव फिनोमेना होता है जिसमें आपको एक ही जगह पर कभी आवाज़ की जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा मिल रहा है और कभी वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम मिल रहा है। इसमें जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है दोनों के डिफरेंस पर, फ्रीक्वेंसीज़ के। मिसाल के तौर पर एक की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज़ और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज़। सो डेट श्योर यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 6 बीट्स पर सेकेंड हमें मिलेंगी, एंड दैट इज़ द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो जितना फ़र्क होगा उसी के मुताबिक आपको पर सेकेंड बीट्स मिलेंगी। स्टैंडिंग वेव्स की तरफ आने से पहले अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर थोड़ा सा नज़र डालें, सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है, बाउंसिंग बैक, ठीक है, फ्रॉम एनी मीडियम। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। लाइट से लाइक ये एक हमारे पास वेव हमने डेवलप की है और यहाँ पर एक बैरियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है ये वापस यहाँ तक तो एनर्जी ले जाती है, लेकिन इधर एनर्जी ये नहीं जा सकती। सो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, वापस आएगी। सो ये इसका इंसिडेंट डायरेक्शन थी और ये इसकी रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशंस हमारे पास आते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री, ठीक है, सो नो फेज चेंज बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट क्रेस्ट है तो रिफ्लेक्टेड भी क्रेस्ट होगा। ठीक है। सो क्रेस्ट क्रेस्ट नो फेस चेंज, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन है फ्रॉम हार्ड बाउंड्री तो वहाँ पर फेस शिफ्ट जो है या फेस चेंज 180 डिग्री का होगा। इफ़ इंसिडेंट इज़ अ क्रेस्ट, ठीक है, ये क्रेस्ट है, तो रिफ्लेक्टेड जो है वो आपके पास क्या होगा, ट्रफ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो इस तरह से इनके दरमियान 180 का फेस डिफरेंस बनता है। चलते हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरफ, और इसमें जिस तरह आपने ये यहाँ पर इनकी जो शेप्स हैं वो देखी होंगी, इस तरह से लूप्स बनते हैं। ये वाला पोर्शन आप एंटी नोड इसको कहते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स, ठीक है। तो नोड्स जो हैं वो किस पॉइंट पे होते हैं, मीन पॉइंट पे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम होती है, एंटी नोड की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, ठीक है। सो इसके जो जनरल जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास होनी चाहिए हैं, और वो उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है आप उसे v/2L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1/2L T/m से। चूँकि स्टेशनरी वेव्स हैं तो उसमें इन्होंने स्टेशनरी उसके लिए इक्वेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, और जो Fn की वैल्यू होगी जनरल फ्रीक्वेंसी की n/2L T/m, या आप ये इसी तरह से अगर लैम्डा n की आप वैल्यू लिखते हैं सो दैट विल बी 2L/n। सो वेयर n जो है ये नंबर ऑफ लूप्स हैं। जिस तरह के अगर एक वन लूप है तो ये फर्स्ट आपको
केस बता रहा है। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए तो ये सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 आती है तो आपको 3 लूप्स मिलेंगी। दिस विल बी द केस ऑफ सेकंड 2 लूप्स। ये आपके पास आ जाएगा 3 लूप्स का प्रोसेस, ठीक है। और इसमें आप देखें कि जो लोवेस्ट करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, दिस वन, ठीक है। सो दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। और अगर हम लेट से इस वैल्यू के लिए बात करेंगे सेकंड केस के लिए, तो ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक कहलाएगी या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर होना चाहिए है कि अगर सेकंड हार्मोनिक है तो वो फर्स्ट ओवरटोन है। अगर कोई भी एग्जांपल मैं ले लूँ कि फिफ्थ हार्मोनिक है तो ये क्या होगी, एक नंबर उससे कम होगा, फोर्थ ओवरटोन होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो अगर हमें नंबर ऑफ़ एंटी नोड्स का पता हो, बिकॉज यहाँ पर आप देखें फिगर में इसमें 2 एंटी नोड्स बन रहे हैं, एक लूप है। इसमें N1 N2 N2 N3 3 नोड्स हैं और नंबर ऑफ़ जो लूप्स हैं वो आपको 2 मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ लूप्स नंबर ऑफ़ नोड्स से एक नंबर कम है। तो अगर हमें मिल जाए कि नंबर ऑफ़ नोड्स जो हैं हमें अगर अवेलेबल हों, ठीक है, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ़ लूप्स का पता चला सकते हैं और हमें ये वैल्यूज़ भी आसानी से मालूम हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम ये स्टेशनरी वेव्स को एयर कॉलम में, मतलब साउंड के केस में देखें, तो वहाँ पर आपको 2 किस्म के मैकेनिज़्म नज़र आते हैं या डिवाइसेस नज़र आते हैं। वन इज़ अ क्लोज पाइप, ऑर्गन पाइप जो है, एंड दी अदर इज़ दी ओपन पाइप, ठीक है। क्लोज्ड में एक, चूँकि क्लोज्ड का मैकेनिज़्म इस तरह से है तो एक तरफ हार्ड है और दूसरी तरफ सॉफ्ट है, ओपन है। या आपके पास दोनों सॉफ्ट हैं। सो हमेशा यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर आपको क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको नोड मिलेगा इस पॉइंट पर और यहाँ पर हमेशा एंटी नोड मिलेगा। इनके भी एक्सक्यूज़ मी, जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बनेंगी उसमें अगर हम क्लोज पाइप की बात करें तो क्लोज पाइप में जो आपको जनरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 2n-1 V/4L, ठीक है। तो यहाँ से आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वैल्यू निकाल कर देता हूँ। F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 1 डाल दें। सो 2 1s are 2, 2 - 1 1, ये V/4L इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फंडामेंटल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनती है। और इसी तरह से अगर आप ओपन पाइप की बात करते हैं तो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी उसकी तो निकाली थी, तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो एग्जैक्टली Fn इज़ इक्वल टू NF1 की तरह आता है, NV/2L की तरह। इसमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए है कि जो क्लोज पाइप हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो इस तरह से चलती हैं कि अगर पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 हर्ट्ज़ हैं तो दूसरी फ्रीक्वेंसी उसकी ट्रिपल होगी, ठीक है। अगली फ्रीक्वेंसी उसका 5 टाइम्स होगा, फिर उसके बाद 7 टाइम्स, ठीक है। सो लेट्स से मैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, F4, तो ये F1 हो गई, ये आपके पास F2 हो जाएगी, ये F3 और ये F4। सो F2 जो है वो 3F1 है, F4 जो है, F3 जो है वो 5F1 है, ठीक है।
और F4 आपको मिलेगी 7F1। इसके मुकाबले में अगर आप ओपन पाइप की बात करते हैं, ये क्लोज पाइप के लिए किस्सा था। ओपन पाइप के लिए आपके पास एग्जैक्टली जो मैकेनिज़्म स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग का मिला था कि अगर आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है लेट्स से 5 हर्ट्ज़, तो अगली होगी 10 हर्ट्ज़, फिर उसके बाद 15 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़। इस तरह से यहाँ ये जो क्लोज वाला मैकेनिज़्म है ये फ्रीक्वेंसीज स्किप ज़्यादा कर रहा है। ये वाली अगर एक मरतबा 5 हर्ट्ज़ इसकी सेटल हो गई है तो बस उसी 5 के गैप से ये चलता जाएगा, लेकिन ये अगर 5 होए तो ऑटोमेटिकली अगली मरतबा हर मरतबा ये 10-10 का गैप रख रहा है। ठीक है, 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर उसके बाद 35। अप टिल नाउ हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, डॉपलर्स इफेक्ट। वो उसके लिए मैं अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि वो वहाँ पर क्लियर हो सके। आई होप सो जो आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स हमारे वेव्स के चैप्टर में थे उसमें से थोड़ी बहुत आपके सामने मैंने पॉइंट्स रखे हैं। कोशिश करूँगा मैं कि कल इनके जो MCQs हैं उन पर भी बात हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।